फ्रेंड्स, अनदर इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ने थे जैन बैप्टिस्ट लमार्क थ्योरी। तो इसका जिक्र एक बार हुआ है अभी नीट एग्जाम में। तो देखिए उसका ड्यूरेशन है 1742 टू 1829। तो बिफोर डार्विन लमार्क हैड सेड, लमार्क ने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का, लाइफ का इवोल्यूशन, लाइफ फॉर्म का इवोल्यूशन हैड ऑकर्ड, कैसे ऑकर्ड हुआ, बट ऑकर तो हुआ बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन का यूज करते थे उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, और डिसयूज जो है, जो ऑर्गन यूज नहीं करते उसका भी जिक्र किया है। तो उसे एक स्पेशल टर्म कहिए, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं तो इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा जैन बैप्टिस्ट लमार्क ने कहा है। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट आर इनहेरिटेबल यानी कि क्या है, दैट इज फिजिकल चेंज। ऑर्गेनिज्म में फिजिकल चेंजेस होते हैं। ऑर्गेनिज्म में कब होते हैं, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनका जो लाइफ टाइम है वहाँ उस लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म में फिजिकल चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, सच एज अ ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन की ग्रेटर डेवलपमेंट, जो ऑर्गन ज्यादा यूज करते हैं उसकी ग्रेटर डेवलपमेंट होती है। और पार्ट ऑर्गन का, बॉडी का ऐसा पार्ट टू इंक्रीज द यूज, जिसका ज्यादा यूज करते हैं तो उससे डेवलपमेंट होती है। कुड बी ट्रांसमिटेड, और वही पार्ट ट्रांसमिट होता है टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में वो जो ज्यादा ऑर्गन का यूज करते हैं वो ट्रांसमिट होता है, ऐसा जैन बैप्टिस्ट ने लमार्क ने कहा है। तो डार्विन के पहले के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल। ये लाइन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या कहा, और उन्होंने कि फर्स्ट ये ऐसे साइंटिस्ट है टू प्रपोज अ मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म बनाया हाउ द ऑर्गेनिज्म चेंजेस, ऑर्गेनिज्म में चेंज कैसा होता है। एंड उन्होंने थ्योरी ऑफ चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज, ये भी अपने इस प्रेजेंटेशन में जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि थ्रू द टाइम जनरेशन, जितनी भी पीढ़ियां है, दैट यूज एन ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन उसका यूज किया जाता है ज्यादा मात्रा में, दैट प्रीवियसली एंड वुड पास थ्रू द ट्रेड्स, एक स्पेसिफिक ट्रेड्स में पास होता है देयर ऑफ। और उन्होंने एग्जांपल दिया है विद द टाइम स्केल पर, जिराफ का एग्जांपल दिया है कि जिराफ जो है तो पहले शॉर्टर नेक का था, और बाद में जैसे जैसे उसे खाने की आदत हुई तो ऊंचे पेड़ के पत्ते वो खाते थे, और उससे उनकी जो नेक है तो बढ़ती रही है। तो ये जैन बैप्टिस्ट लमार्क थ्योरी उससे कहेंगे। तो क्या कहेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल एंड थ्योरी ऑफ चेंजेस थ्रू यूज एंड डिसयूज ऑफ किसका, ऑर्गन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे कि थॉमस माल्थस। माल्थस के बारे में आप स्कूल लेवल से जानते हैं, माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। तो थॉमस माल्थस जो है तो डार्विन के द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन, डार्विन का इन्फ्लुएंस माल्थस पर था। तो डार्विन असर्टेड, क्या डार्विन ने असर्ट किया कि असर्टेड, कॉन्फिडेंटली असर्ट किया दैट जितने भी वेरिएशन होते हैं ऑर्गेनिज्म में दे आर हेरिटेबल, मींस वन transmission of character from one generation to next generation, that is the heritable, and which make resources utilization, resources के utilization पर better for few will be enable only those reproduce, जो reproduce होते हैं and live more progeny। फिर इसका जिक्र डार्विन असर्टेड किया है थॉमस माल्थस पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस के बारे में। डार्विन ने, तो देखिए यहाँ पर ये फोटोग्राफ दिया है यहाँ थॉमस माल्थस का। तो माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन का स्टडी किया था। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है हैकेल। हैकेल का जिक्र पहले भी किया था, और इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो हैकेल जो है तो इन्होंने देखिए यहाँ पर हैकेल जो है, हैकेल फॉर्मुलेटेड मॉडर्न कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन आधुनिक तरह से कैसे होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्होंने कहा है हैकेल ने। तो ये आप दिमाग में रखिए कि हैकेल फॉर्मुलेटेड मॉडर्न कंसेप्ट रिगार्डिंग टू, इसके लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ मींस केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मॉडर्न कंसेप्ट ने उन्होंने बताया है, और उसे सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ये हैकेल का फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर आपके लिए स्पेशली दिया है, और इसके पहले ही हैकेल का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर। देखिए वहाँ पर देखिए ह्यूगो, अनदर साइंटिस्ट है नेक्स्ट है ह्यूगो डेवरीज। प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया, म्यूटेशन थ्योरी इन 1901 में। टू किस लिए किया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूगो डेवरीज ने एक स्पेशल प्रोसेस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रपोज की है। क्या कहा, डेवरीज बिलीव्ड, डेवरीज कहाँ पर विश्वास करते हैं, म्यूटेशन पर ये यकीन रखते हैं। और म्यूटेशन क्यों कॉज होता है, कॉज्ड बाय स्पेशिएशन एंड हेंस
कॉल्ड ए साल्टेशन, मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, ऐसा कहा है इन्हें ह्यूगो डेरिस ने। और इन्होंने एग्जाम्पल जो है उनका स्टडी जो है इवनिंग प्राइमरोज इस प्लांट पर किया है, इन्हें फोरोफ्लॉक प्लांट कहा जाता है। तो देखिए इसे साल्टेशन कहा जाता है। तो किस लिए कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड दैट इज द साल्टेशन, मींस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इन्होंने इसका जिक्र इवनिंग प्राइमरोज प्लांट से किया है। तो देखेंगे उस इवोल्यूशन चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है किटवेल। तो ये देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ दिया है मैंने आपके लिए। इन्होंने किटवेल ने क्या किया अपनी बायोलॉजी में, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर कैसे सिलेक्ट किया था? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डार्विन ने बताया, डार्विन ने कहा कि नेचर सिलेक्ट करता है कोई भी स्पीशीज में। तो देखिए एक नेचुरल सिलेक्शन। सो इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड साइंटिस्ट किटवेल। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का जिक्र यहाँ पर ऑर्गेनिक देखिए इवोल्यूशन चैप्टर में कहेंगे। वह विल्सन बिडुलारिया जो मॉथ थे, तर ये ब्लैक और व्हाइट के बारे में वहां पर जानेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट किटवेल ने किया था। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन में कैसा रहता है, तो किसने ये रिपोर्ट किया था, कौन से साइंटिस्ट थे? तो किटवेल थे। ये यहाँ पर किटवेल का मतलब। नेक्स्ट देखेंगे। ओके नेक्स्ट ये यहाँ पर देखिए रामाप्थिकस, एप मैन लाइक प्राइमेट्स थे रामाप्थिकस। और रामाप्थिकस जो फॉसिल थे ह्यूमन का, तो दिस रामाप्थिकस फॉसिल वेयर फाउंड इन रॉक्स इन शिवलिक हिल इन इंडिया। इंडिया के शिवलिक हिल से पंजाब स्टेट में आते थे। तो वहां पर शिवलिक हिल में इन्होंने एक ह्यूमन का फॉसिल देखा और उसको ये फॉसिल जो है तो जी.ई. लेविस 1930 में उन्होंने मेंशन किया। जमीन के अंदर ये जी.ई. लेविस साइंटिस्ट है, तो इनका जिक्र होना जरूरी है कि रामाप्थिकस एप मैन लाइक प्राइमेट कहाँ पाया जाता है? तो शिवलिका हिल्स में पाया जाता है इंडिया। और किसने खोजा था, ये किसने इन्वेंशन की? जी लेविस ने। तो साल तो नहीं पूछते। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट फॉसिल कौन सा है? फर्स्ट फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस इन द फॉर्म ऑफ स्कल। ये फॉसिल की ह्यूमन की जो स्कल है, स्कल कैप जो है, तो इन्होंने कौन सी एक छोटे चाइल्ड की मिली, उसे तुंगा बेबी कहा जाता है। तो ये डिस्कवर किया द स्पेसिमन, ये फॉसिल का स्पेसिमन डिस्कवर किया था। किसने किया? और उसका स्टडी भी किया रेमंड डार्ट ने। ये रेमंड डार्ट का ये फोटोग्राफ दिया है। तो आपको एग्जाम में नीट में पूछेंगे कि which is the first fossil Australopithecus africanus in the form of skull cap of child। तो उसे तुंगा बेबी कहा जाता है। और साइंटिस्ट है जो फॉसिल की स्टडी करने वाले जो रहते हैं, तो ये उसे स्पेसिफिक वर्ड देते हैं। तो ये फॉसिल रेमंड डार्ट ने स्टडी किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, ये इकोलॉजी का और एक आया है यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता इज द टर्म, ये ऐसी टर्म है। उन्होंने किसने पॉपुलराइज की? ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन का यहाँ पर फोटो दिया है। तो इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है तो पॉपुलराइज किए। किस लिए किए? डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी, जितनी भी डाइवर्सिटी है प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन से स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है। आपको यहाँ देखिए पॉपुलेशन जो है तो बायोडाइवर्सिटी का या एडवर्ड विल्सन ने इसका जिक्र किया है। तो बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने डिस्क्राइब किया कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी और लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जितना भी होता है, तो इन्होंने ये टर्म पॉपुलराइज किया है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, द टर्म नीस, इसका भी जिक्र पहले आया है। तो नीस फर्स्ट यूज्ड बाय जॉर्ज बर्ड क्रेनियल इन 1971। किस लिए? टू एक्सप्लेन माइक्रो हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, दैट इज द ड्वेल हाउस कहेंगे उसे। और ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वहाँ पर क्या कौन सी एक्टिविटी करता है, उसे माइक्रो हैबिटेट कहता है। तो कहते हैं तो माइक्रो हैबिटेट यानी कि उनका खाने का तरीका, उनका रहने का तरीका और वहाँ कैसा बिहेव करते हैं, तो उसे माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, पेड़ पर कहाँ रहती है, जमीन पर रहती है या पानी में रहती है, और वो रहते ही वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर रहता है, उसे माइक्रो हैबिटेट कहते हैं। तो ये टर्म नीस NICHE बोलेंगे। तो ये फर्स्ट यूज किए जॉर्ज बर्ड क्रेनियल ने। तो किस लिए? माइक्रो हैबिटेट एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जॉर्ज बर्ड क्रेनियल का फोटोग्राफ। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इनका इकोलॉजी में जिक्र किया जाता है। तो ये पॉल एरिच जो है, पॉल एरिच कहेंगे। तो इन्होंने प्रपोज किया, पॉल एरिच ने, गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म की, उसका रिचनेस ज्यादा मात्रा में होना कितना महत्वपूर्ण है। तो इस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज रिचनेस इन्होंने दिया है। तो इनका इन द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम
इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, और कैसा मेंटेन होता है, तो ज्यादा स्पीशीज रही तो उसका इंपॉर्टेंस होता है, ऐसा पॉल एयरलिस्ट ने कहा है। तो इन्होंने द रिवेट्स ऑफ एरोप्लेन का एग्जांपल दिया है, हियर कम कॉम्फर्ट विथ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे, थोड़ा सी चर्चा करेंगे कि रिवेट्स ऑफ एन एरोप्लेन। देखिए कि एक एरोप्लेन है, तो उनके एरोप्लेन के अंदर जितनी भी खुर्चियाँ होती है, तो खुर्चियाँ जो चेयर्स है, तो चेयर्स का एक आधा बोल्ट या 2 बोल्ट अभी सभी चेयर्स निकाले तो वो एरोप्लेन से कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि उसके जो फैंस है एरोप्लेन की, तो उसका एक आधा रिवेट्स यानी कि बोल्ट निकाला, जो 1-2 बोल्ट निकाले, तो एरोप्लेन का वर्क नहीं होगा। ऐसा ही इन्होंने रिवेट्स ऑफ एरोप्लेन किसके बारे में, स्पीसीज इन एरिया इकोसिस्टम। एक स्पीसीज, इंपॉर्टेंट स्पीसीज यदि कम होती है स्पेसिफिक एरिया में, तो क्या हो जाएगा कि उसका इम्पैक्ट अनदर स्पीसीज पर हो जाएगा। तो एक एरोप्लेन का एग्जांपल पॉल एरिक ने दिया है, तो उसे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट साइंटिस्ट है हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जानेंगे। इसके थोड़ा सा समय की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लेंगे आप, मुझे समझे देंगे कि क्या क्या कहा है यहाँ पर। हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट। यदि वन हैबिटेट है, तो पॉपुलेशन जब ग्रो होती है तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली लैक थिंग्स। देखिए इस ग्राफ में पहले क्या कहा है यहाँ, लिमिटेड ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, तो हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्स जब शो होता है तो पहले लैग फेज कहा जाता है, और उसके बाद बायोफेजेस एक्सलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो एक्लेट होता है, और बाद में डिक्लेरेशन एंड फाइनली असिम्प्टोट हो जाती है। वेन कब होती है असिम्प्टोट, द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। जब तक ये कैरिंग कैपेसिटी सर्टन लिमिट तक होती है तो बाद में असिम्प्टोट होता जाता है। लेकिन वो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है पहले लैग फेज होती है, छोटे धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में ज्यादा रेट होता है, और स्पेसिफिक लिमिट तक यानी कि उसे कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, और उसे स्टेशनरी फेज कहा जाता है, उसे असिम्प्टोट कहा जाता है, और बाद में सिग्मॉइड कर्व आता है। तो ये जो है, तो ये हाइपोथेसिस लॉजिस्टिक ग्रोथ का हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में पाया जाता है। इन्होंने क्या किया, ए प्लॉट ऑफ n इन रिलेशन टू टाइम। ये देखिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, और ये टाइम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दिया है, डेंसिटी वाई एक्सिस पर भी है, और दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया, एनसीईआरटी की 13.6 डायग्राम है, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया कि हाई इक्वेशन dn/dt दैट इज इक्वल टू rn k - n अपॉन k। n क्या है, तो n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t है, और r जो है तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचर कैसा इंक्रीज होता है स्पीसीज का, वो इंट्रिंसिक रेट रहता है, और k फॉर कैरिंग कैपेसिटी एक सर्टन लिमिट पर रहता है। जब यदि ज़्यादा देखिए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर जितने ज़्यादा बढ़ती है उतने ही नीचे ये ग्राफ आता है। तो ये जो है तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। तो ये तो अभी लागू नहीं होता सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये जो है तो रियल ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है। dn/dt इज इक्वल टू rn दैट इज इन ब्रैकेट k - n अपॉन k। तो k कैरिंग कैपेसिटी है। देखिए सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, मर्यादित रहते हैं, तो पॉपुलेशन एंड बिकम लिमिट सूनर और लेटर, वो द लॉजिस्टिक ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज ए मोर रियलिस्टिक। तो ये जो ग्राफ है ब्लू लाइन का, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, और यही पॉपुलेशन में कंसिडर किया जाता है। तो देखिए ये है वर्ल्ड्स फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर रॉबर्ट कॉन्टाज़ा। तो ये रॉबर्ट कॉन्टाज़ा इकोसिस्टम के बारे में इन्होंने स्टडी की थी, कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम। जितने भी बायोस्फीयर में अर्थ पर इकोसिस्टम्स है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉस्ट एक टेंटेटिव इन्होंने निकाला। तो उस कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम किसने दिया था, सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज वाज गिवन बाय रॉबर्ट कॉन्टाज़ा। नेक्स्ट, और दूसरे साइंटिस्ट है, देखिए यहाँ रॉबर्ट कॉन्टाज़ा है और एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन ने द टर्म बायोडाइवर्सिटी, ये जैव विविधता जो है, जितने भी लाइफ है ये अर्थ पर, तो उसकी टर्म बायोडाइवर्सिटी शब्द उन्होंने पॉपुलराइज किया था। और ये एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, इसका जिक्र पहले भी आया है, और ही इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको एक बार पूछा है नीट एग्जाम में कि हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो एडवर्ड विल्सन। और ये कॉस्ट ऑफ, ये आप तक पूछा नहीं, तो
कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जो है तो रॉबर्ट क्वांटाजा ने की है। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्टूडेंट देखिए, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर फॉन हुमोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। जैसे जैसे स्पीसीज का एरिया बढ़ता है तो वैसे वैसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तो स्पीसीज ज्यादा पाई जाती है। कब तक पाई जाती है? अप टू द सर्टन लिमिट तक। तो ऐसा कहना अलेक्जेंडर फॉन हुमोल्ट का है। तो स्टूडेंट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने क्या कहा? हर्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है तो इन्होंने एलील फ्रीक्वेंसी जो है इन अ पॉपुलेशन में जितनी भी एलील फ्रीक्वेंसी रहती है वो स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन रहती है, ऐसा कहना हर्डे-वेनबर्ग का रहता है। तो उन्होंने 5 फैक्टर्स अफेक्ट हर्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये 5 ऐसे फैक्टर है कि हर्डे-वेनबर्ग ने जो कहा है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज अ कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ऐसे कई फैक्टर है, 5 फैक्टर है, तो ये हर्डे-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, कौन से है? नंबर 1 देखेंगे कि पहला फैक्टर जो है देखिए यहाँ पर जीन माइग्रेशन होता है और उसे जीन फ्लो भी कहा जाता है, वो आप देखेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी एक फैक्टर है, तो हर्डे-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। तीसरा है म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक चेंज, और चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा है नेचुरेशन। ये जो 5 फैक्टर्स है तो ये फैक्टर्स हर्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? तो allele frequency in population are stable and constant from generation to generation, ऐसा इनका कहना है। लेकिन 5 फैक्टर ऐसे हैं तो उनके प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हर्डे है और ये वेनबर्ग है, तो इन्होंने हेटेरोजाइगस, ये देखेंगे उनका फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये p स्क्वायर क्या बताता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कैपिटल A कैपिटल से डिनोट किया जाता है, और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल a q स्क्वायर से कहा जाता है। और इसका जो वेनबर्ग का प्रिंसिपल है जितना भी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का, तो 1 आता है, ये आपके दिमाग में रखिए। और द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स एंड इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ फाउंडर इफेक्ट, और इनका फाउंडर इफेक्ट भी कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट, ये साइंटिस्ट नहीं है, तो ये लास्ट जो पिक्चर है तो ये चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय, ये चिपको मूवमेंट की एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कि गढ़वाल जो है तो अभी उत्तराखंड ये स्टेट में आता है, इन पहले यूपी में था। तो इन 1974 में क्या हुआ? लोकल वुमेन गढ़वाल बोलेंगे उसे, तो शोड करेज ऑफ हगिंग ट्रीज अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन। ये गढ़वाल में क्या होने वाला था? गढ़वाल में होने वाला था माय डियर स्टूडेंट, एक डैम होने वाला था, और वहाँ बहुत सारे गांव डिस्प्लेस होने वाले थे। तो वहाँ की महिलाओं ने जो ठेकेदार था तो वो वहाँ की डाइवर्सिटी थी और ये प्लांट्स थे, तो उन्होंने तोड़ने से मना किया, तो उसे चिपको मूवमेंट गढ़वाल इन हिमालय रेंज में कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वुमेन्स ने अपोज किया था ट्री कटिंग के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यही टॉपिक खत्म होता है। और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट में जितना भी जिक्र किया है, टोटल 6 मैंने पार्ट किए हैं, आप उसे बहुत ही अच्छा स्टडी करेंगे, ये मेरा कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20-25 मार्क आपको उसे मिलेंगे, उसका फायदा हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो स्टूडेंट देखिए इस वीडियो को, पूरे वीडियो को यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे यूर फ्रेंड्स को दे दीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पर थैंक यू।